ठीक, आपको सारे सवालों के जवाब इसमें मिल जाएंगे सेशन में, जिन भी क्वेश्चंस में आपको कंफ्यूजन होती होगी। कोई बात नहीं, वो उनको पसंद है। कुछ ना मिले तो एक शादी का टॉपिक उठा लेते हैं कमेंट्स में और इसी से खेलते रहते हैं कुछ लोग, है ना। इनका या तो पेपर क्लियर हो चुका है या इनको करने की इच्छा बची नहीं है। देखिएगा, कुछ लोग ही हैं ऐसे। देखिए, अगर हम बात करें सेंसरी मोटर स्टेज की, यहाँ हम प्याजे पढ़ रहे हैं, बच्चे का विकास पढ़ रहे हैं। कुछ लोग बस शादी पे ही हटके पड़े हैं। मान लिया है शादी का मौसम है तो ऐसे करोगे, हैं मौसम है 0 to 2 years सेंसरी मोटर, जिसका एक नाम है गत्यात्मक अवस्था। सेंसरी प्लस मोटर, ये सारी स्टेजेस 2 वर्ड से मिलकर के बनी है, सेंसरी प्लस मोटर। सेंसरी मतलब आपके 5 सेंसेस, आपका टच, फील, सीइंग, ये जो भी हमारे आंखें हैं, जीभ है, हैंड्स हैं, टच है, तो ये सब हमारे 5 सेंसेस हैं, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। तो ये क्या है, सेंसेस प्लस मोटर एक्टिविटीज, यानी हमारे 5 सेंसेस जो हमारे ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं, एक परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं, और मोटर एक्टिविटीज यानी फिजिकल एक्टिविटी, चलना फिरना, दौड़ना, भागना, ये सब। इसलिए सेंसरी प्लस मोटर एक्टिविटी हो गया। इंद्रिय गामक भी इसको हम कह रहे हैं, गत्यात्मक भी कह रहे हैं, संवेदी पेशीय भी कह रहे हैं, क्योंकि हमारी जो संवेदना है या जो भी हमारे सेंसेस हैं वो हमें बता रहे हैं क्या कहानी है। जन्म से 2 वर्ष, जिसको इन्फेंसी भी कई लोग कह देते हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ा एक इसका एक क्वेश्चन आता है। वस्तु स्थायित्व की हर एक स्टेज की अपनी कुछ विशेषताएं हैं जिसकी बात प्याजी करते हैं और पेपर में सीधा टू द पॉइंट आता है। मैं क्वेश्चन अलग से कराऊंगी, जो भी जसमुद्दीन पूछ रहे हैं ना, जैसे मैं क्वेश्चन अलग से कराऊंगी क्योंकि वहां वो लैंग्वेज से खेल जाएगा आपकी। प्याजे, वाइगोस्की, कोलबर्ग का एक सेशन क्वेश्चंस का भी होगा, डोंट वरी। बहुत सारे क्वेश्चंस, भर भर के क्वेश्चंस अलग अलग सिचुएशन के, ठीक है। वस्तु स्थायित्व का एक गुण है ऑब्जेक्ट परमानेंस, जो किस स्टेज में आ जाता है, सेंसरी मोटर में ही। लैक किस स्टेज में करेगा, वो भी सेंसरी मोटर है। यानी वस्तु स्थायित्व की कमी किस स्टेज में है, ऑब्जेक्ट परमानेंस में। अचीव कहां हो जाता है, सेंसरी मोटर में ही। कमी कहां है, सेंसरी मोटर में ही। तो शुरुआत में जैसे 8 से 11 महीने के पहले पहले तो ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं आई होती। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या है पहले तो ये समझते हैं। वस्तु का स्थायी होना दिमाग में, यानी उसकी मेमोरी उतनी डेवलप नहीं हो पाई कि दिमाग में वस्तु को स्थापित कर सके या स्थायी कर सके। जैसे ये पेन है या कोई खिलौना है जिससे बच्चा खेल रहा हो, उसको आप कहीं छिपा दीजिए बेडशीट के नीचे, वो कई बार भूल जाता है क्योंकि उसके सामने नहीं है चीजें। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होगा, 8 महीने के बाद जाते 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 जाते, और ये चीज प्री ऑपरेशनल तक भी चलती है, ऐसा नहीं खत्म हो जाती है। बट जो गुण है ये अपने आप में सेंसरी मोटर का है। तो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, इसका मतलब क्या हुआ, यानी नजर किस से दूर, मतलब दिमाग से भी दूर। बच्चा अगर किसी खिलौने से खेल रहा था, आप ले गए, 2 मिनट के लिए ही मुश्किल से रोएगा, नहीं तो भूल जाएगा। लेकिन जब ऑब्जेक्ट परमानेंस की एबिलिटी आ जाएगी, जब ऑब्जेक्ट परमानेंट हो जाएगा, तो ये आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वर्क नहीं करता, क्योंकि अब माइंड में है, चाहे आंखों के सामने है या नहीं है। ठीक, तो आप क्या कर रहे हैं, अगर किसी चीज को छिपा भी देंगे, मान लीजिए 2 साल का बच्चा है, अब छिपा दीजिए आप, वो ढूंढ लाएगा या रोएगा उस चीज के लिए। इसका मतलब ऑब्जेक्ट परमानेंट ब्रेन में हो चुका है। आप ये नहीं कर सकते कि उसकी आंखों के सामने से ले जाएं तो वो भूल जाए। ठीक, बचपन में हो जाता है ऐसा, कोई खिलौना से खेले वो और वो हट जाए आप। और इसी वजह से एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, आप याद कीजिए कि बच्चों के सामने ता वाला यूज किया जाता है ना, माताएं या जो भी आसपास के लोग होते हैं, जब बच्चा छोटा होता है, मान लो 6 महीने का है, 8 महीने का है, तो क्या करते हैं, हाथ पे ऐसे हाथ लगाया और हटाएंगे, ता बोलेंगे, और बच्चा खुश हो जाएगा। उसको लगेगा मम्मी अभी गायब हो गई थी और अब हाथ हटा दिए तो आ गई हैं। मतलब जो चीज उसके एग्जैक्ट सामने नहीं है उसको वो ज्यादा याद नहीं रख पाता, लेकिन ऑब्जेक्ट परमानेंस आने से, अचीव होने से वो याद रख पाता है। तो ये ऑब्जेक्ट परमानेंस की जो कहानी है वो सेंसरी मोटर स्टेज की कहानी है, यानी जन्म से 2 वर्ष की कहानी है। इसमें एक और बात पूछी जाती है कि वो कौन सी स्टेज है जिस अवस्था में बच्चा अपनी आंखों से, अपने हाथों से, अपने कानों से सोचता है। मतलब अपने हैंड्स से, अपनी आईज से और फिजिकल एक्टिविटी करके सोचना, मतलब अपने सेंसेस से सोचना। तो उसकी जो थिंकिंग है, थिंक्स विद आईज, हैंड्स एंड ईयर्स, सेंसरी मोटर, क्योंकि वो सेंसेस आर टीचर्स फॉर हिम और हर। यानी ये मेरी खुद की लाइन है कि बच्चे के लिए जो उसकी इंद्रियां हैं, जो 5 सेंसेस हैं, वही उसके लिए टीचर्स का काम करेंगे, वही उसके लिए उसकी दुनिया की समझ बनाते हैं, है ना। उसकी दुनिया की जो समझ है बच्चे की, जन्म से 2 वर्ष में वो उसके सेंसेस बना रहे हैं। कुछ तोड़ेगा फोड़ेगा, कहीं टच हुआ, कहीं गर्म है कोई चीज तो हाथ हटा लेगा, तो अपनी समझ अपने 5 सेंसेस के थ्रू डेवलप करता है। तो यही वो अवस्था है जहां बच्चा अपनी आंखों से, अपने हाथों से, अपने कानों से सोचता है। एक और चीज है जो इस स्टेज में आ जाती है, वो है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। इस पे भी चर्चा करेंगे, पेपर में इस बार पूछा और इसको थोड़ा सा ट्वीक कर दिया, ठीक है।
तो अगर हम देखें लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, वो भी इसी अवस्था में आ जाता है जन्म से 2 वर्ष में सेंसरी मोटर में। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार क्या है? ये बॉटल है, सामने टेबल पे रखी हुई है और बच्चे को लग रहा है कि वो यहाँ बच्चा है, मान लीजिए क्रॉल करके भी चला जाएगा, उसको एक उद्देश्य मान करके बॉटल को, कि उसके लिए सामने कोई चीज रखी हुई है जो बड़ी ही चमक रही है मान लीजिए, या उसको दिख रहा है कि उसको वो गोल बना सकता है, उस तक पहुंच सकता है, तो वो धीरे धीरे चल के, घिसट घिसट के चल के, क्रॉल करके भी उस तक पहुंच जाएगा, उसको गोल बना लेगा। तो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर की जो शुरुआत है वो यही हो जाती है। अब गोल डायरेक्टेड बिहेवियर की शुरुआत यहां हो जाती है, खत्म हो जाएगा क्या प्री ऑपरेशनल में? आज तक खत्म नहीं हो रहा। आप अभी मोटिवेशन में पढ़ रहे हैं, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर आप आज भी कर रहे हैं, किसी ना किसी गोल को लेकर के, बस गोल्स चेंज होते रहते हैं, फॉर्म्स चेंज होती रहती हैं, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर तो आप आज भी कर रहे हैं। तो प्री ऑपरेशनल में ये खत्म नहीं हो जाएगा। ऐसा पेपर में 2 बार हुआ है कि जब गोल डायरेक्टेड बिहेवियर को प्री ऑपरेशनल में काउंट किया है, और ऐसा भी हुआ है कि जब सेंसरी मोटर में काउंट किया है। तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। अगर प्री ऑपरेशनल ऑप्शन है और आपको लगता है बाकी कोई ऑप्शन फिट नहीं हो रहा, सेंसरी मोटर है ही नहीं, उस केस में आप इसको इस नेक्स्ट स्टेज में भी मान सकते हैं 2 से 7 में। अदरवाइज ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये जन्म से 2 वर्ष का है। ठीक है बात, ये जन्म से 2 वर्ष में ये अवस्था आ गई है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर बच्चे को करना आ गया है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो आगे जाके खत्म हो जाएगा। ठीक, आती है बात विलंबित अनुकरण की, यानी डेफर्ड इमिटेशन की। डेफर्ड इमिटेशन एक चीज है, बच्चे ने देखा पिताजी शेव कर रहे हैं, है ना, 1.5 साल का बच्चा है, पिताजी को शेव करते हुए देखा, माताजी को मेकअप करते हुए देखा, कुछ नहीं, ठीक है, आप चले गए शादी में, जिसको जहां जाना था, बच्चा भी अपना कुछ किसी और काम में लग गया। एक दिन आप अचानक आए 4 दिन बाद, और बच्चा एकदम बिल्कुल पेंट होकर के बैठा हुआ है मम्मी के मेकअप में, है ना। निशा को फिर से हंसी आई, ये इनके कर्म हैं जो बोल रहे हैं, है ना। तो उसने लिपस्टिक लगाई हुई है, यहाँ पे काजल लगाया हुआ है लिप्स पे, और वो कुछ का कुछ एकदम भूतिया बन के बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि इसने इमिटेट तो कर लिया, उसको नकल करनी आती है, अनुकरण आता है, लेकिन डेफर्ड है। डेफर्ड मतलब विलंबित, बाद में भी वो याद रख पाएगा, उसको कब रिपीट करना है वो उसकी मर्जी। मतलब इमिटेशन तुरंत नहीं, वो डेफर्ड ब्रेन में रह जाएगा। ठीक, तो वो एकदम कुछ और ही बन के बैठा हुआ है बच्चा, या एक दिन शेविंग करके वो क्रीम व्रीम लगा करके पूरा बैठा हुआ है, या आपको मिल गया कहीं, है ना। तो ये क्या हुआ? डेफर्ड इमिटेशन है ये। ठीक, ये भी इसी अवस्था में जन्म से 2 वर्ष में प्रकट होता है। आगे बढ़ेंगे। प्री ऑपरेशनल स्टेज आपकी 2 से 7 वर्ष की अवस्था है। प्री ऑपरेशनल स्टेज क्या कहती है समझते हैं। थोड़ी थोड़ी सी बातें हैं इसमें, हैं तो बहुत सारी, इस स्टेज से बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसको पढ़ना छोड़ दीजिएगा अभी के लिए, मैंने नोट्स में दिया हुआ है, जो मैं बोल रही हूं उस पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। प्री ऑपरेशनल यानी पूर्व संक्रियात्मक, प्री प्लस ऑपरेशनल। ऑपरेशनल का मतलब यहाँ लॉजिक से है ना, ऑपरेशन का मतलब यहाँ एक्टिविटी करने से नहीं है, दौड़ भाग करने से नहीं है, लॉजिक से है, तर्क से पहले की अवस्था प्री ऑपरेशनल, पूर्व संक्रियात्मक। संक्रिया का मतलब क्या हुआ? यहाँ तर्क से हुआ, कि अभी तर्क से पहले की स्टेज है, अभी तर्क आया नहीं है, अभी आएगा, यानी लॉजिक प्रॉपर आया नहीं है। क्या पढ़ाते हैं हम, दिल से खुश हो जाते हैं आपसे पढ़ के। अरे एंजल, मुझे भी इतना इनकम्प्लीट फील होता है जिस दिन क्लास नहीं होती, मैं क्या बताऊं, जबकि मैं इतनी बार डिस्कशन आपको करा चुकी हूं और इतनी संख्या में आप लोग देख चुके हैं। पेडागोजी की वीडियोस 9 मिलियन चलना कोई छोटी बात नहीं होती थी, तो मैं देखती हूँ, बड़ा मेरे को अचंभा होता है। देखिएगा, अगर हम बात करें तो लॉजिक यानी तर्क, प्री ऑपरेशनल 2 से 7 वर्ष, तर्क से पहले की अवस्था। ऑपरेशन मतलब लॉजिक से पहले की स्टेज, अभी लॉजिक नहीं आया। ठीक, 2 से 7 वर्ष है इसकी एज। पूर्व संक्रियात्मक हिंदी में कह रहे हैं। लैक्स लॉजिक यानी तर्क शक्ति में कमी, लॉजिक में कमी। लैक्स रिवर्सिबिलिटी, सब कुछ लैक ही करता रहता है बेचारा बच्चा। यहाँ एक चीज होती है, वो होता है सेंट्रेशन का गुण, उस पर अभी आएंगे। लैक्स रिवर्सिबिलिटी यानी प्रतिवर्ती या पलटावी का गुण में भी कमी है। अभी वो पलटावी क्या है, ये बीकर ए है और ये बीकर बी है, या ये बर्तन ए है और ये बर्तन बी है। अब वो ए से बी में अगर सेम अमाउंट ऑफ वाटर है, मान लीजिए 200 ml है, तो इस 200 ml को अगर मैं इसमें डाल दूं और इसको इसमें डालूं, बराबर नहीं मान पाएगा वो। ये लैक ऑफ डिसेंट्रेशन की वजह से भी होता है। ये आपके रिवर्सिबिलिटी उसको समझ नहीं आती कि फॉर्म चेंज होने पे कैसे काम चलेगा। जैसे बर्फ पानी बन सकती है और पानी बर्फ बन सकता है, यानी आइस जो है आपकी, उसको आप लिक्विड फॉर्म में ला सकते हैं, पानी बना सकते हैं, और पानी से बर्फ बना सकते हैं। दोनों ऑपोजिट हो सकते हैं। जैसे रोटी जब आप बनाते हैं तो आप छोटी सी वो पहले तैयार करेंगे, फिर उसको बड़ी रोटी बना सकते हैं, फिर से उसको छोटा फॉर्म में ला सकते हैं। ये बच्चे को पल्ले नहीं पड़ता इस एज में। ठीक, तो वो
क्या है, रिवर्स नहीं कर पाता अपने एक्शंस को। जैसे उसको किसी जगह जाने का रास्ता याद रहेगा, आने के रास्ते में कंफ्यूज हो जाएगा। आपके साथ बचपन में कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा, यदि आपको अपनी बचपन की मेमोरीज हैं तो। भटकी नहीं थी कभी गांव शहर में? भटकी थी ना। तो जाने का रास्ता तो याद रहता है, मुझे भी याद है। और एक कहानी मैंने सुनाई थी बहुत पहले, कई साल पहले। तो जाने का रास्ता आपको याद रहता है, कहीं गांव में मेला लगा हुआ है, कहीं और शहर में कहीं कुछ और लगा हुआ है, और थोड़ी दूर आपको माँ बाप ने भेज दिया, और आपको पता है, हाँ कॉन्फिडेंस में आप कह रहे पहुंच जाएंगे। पहुंच तो गए, आने के लिए लोग चाहिए थे। फिर आपको यह नंबर याद करवाया गया था, रटवाया गया था, घर वालों को फोन करवा देना किसी से, नहीं तो उठ के चले जाना, कोई ले जाएगा किडनैप करके। मजाक कर रही हो। तो ये क्या हुआ, उसको रिवर्सिबिलिटी की प्रॉब्लम है। वो पलटावी यानी अपने जो एक्शंस हैं उनको पलट करके देखने में उसको दिक्कत होती है। ये पियाजे के एक्सपेरिमेंट्स में से भी एक एक्सपेरिमेंट है, ये ट्यूब वाला भी। और कि उसको मान लीजिए स्कूल जाने का रास्ता तो पता है, बट वापस कैसे आना है उसमें वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है बात, क्लियर है बात? चलिए, एक और चीज है इस स्टेज में, वो है एनिमिज्म, यानी निर्जीव को सजीव समझता है। यानी इस ये बॉटल अगर उसके पैर पे गिर जाए तो उसको लगेगा बॉटल ने मुझे चोट लगाई है। तो बॉटल के 2 थप्पड़ अगर लगा दे मम्मी तो दिल को तसल्ली आ जाएगी कि हाँ इसको भी चोट लगी होगी, इसको भी दर्द हुआ होगा। जबकि बॉटल क्या है, निर्जीव है ना। इसमें अपनी कोई जान नहीं है, अपनी कोई कुछ फीलिंग्स नहीं है कि इसको कुछ हर्ट नहीं हो रहा, बच्चे को ही हुआ है हर्ट। तो इस पे एक क्वेश्चन आता है कि अगर आप देखेंगे कि सूरज क्या है, गुस्सा है इसलिए ज्यादा गर्मी है आज। ये क्या हुआ, ये हो गया एनिमिज्म। कि बच्चों को लग रहा है कि आज तो, और ऐसा कहा भी जाता है ना बचपन में, भाई सूर्यदेव नाराज है आज, बहुत गुस्सा कर रहे हैं, इसलिए बारिश हो रही है क्योंकि मूड है आज बारिश करने का। तो ये क्या हुआ, ये एनिमिज्म है। निर्जीव को सजीव समझना, लिविंग थिंग्स को या नॉन लिविंग थिंग्स को भी लिविंग थिंग्स की तरह देखना। बच्चे बचपन में गिर जाते हैं मिट्टी वगैरह में खेलते हुए, आजकल तो मौका कम ही मिलता है मिट्टी में खेलने का। तो मम्मियां या जो भी आसपास के बड़े लोग होते हैं वो कहते हैं अरे कोई बात नहीं, चींटी मर गई। तो उतने में खुश है, हाँ चींटी मर गई होंगी, ठीक है ना। तो उसको लग रहा है मिट्टी को भी चोट लगेगी, उसको 2 थप्पड़ लग जाए या कुछ हो जाए। टेबल से चोट लग गई तो उसको माँ बाप 2 थप्पड़ लगा देते हैं, डांट देते हैं, अरे मेरे बच्चे को मारेगी। तो इसमें क्या हुआ, उसको तसल्ली मिल गई, उसको लग रहा है टेबल को भी हाँ चोट लग रही है। तो ये एनिमिज्म है, निर्जीववाद कहते हैं, सजीववाद कहते हैं इसको, कि निर्जीव चीज भी सजीव लगती है उसे। ईगो सेंट्रिज्म, ईको नहीं है, ईगो है, ठीक है। ईगो सेंट्रिज्म बोले तो यानी अहम केंद्रित है बच्चा। अहम केंद्रित मतलब सेल्फ सेंटर्ड है। उसे लगता है इस अवस्था में कि जैसा वो सोचता है वैसा ही पूरी दुनिया सोचती है। अगर उसे डोरेमोन पसंद है तो उसके पिताजी, उसके दादाजी, उसकी दादी, उसके भाई बहन, उसके चाचा, मम्मी, मामा, फूफा, प्राइम मिनिस्टर जी, सबको वही पसंद होगा। है डोरेमोन किसी को ना पसंद हो, ऐसा पॉसिबिलिटी ही नहीं है बच्चे के दिमाग में। क्यों? क्योंकि वो है ईगो सेंट्रिक, ठीक है। यानी अहम केंद्रित है बच्चा, ईगो सेंट्रिक है। इसी से एक ईगो सेंट्रिक स्पीच भी निकल के आती है। ईगो सेंट्रिक है, अहम केंद्रित है। अहम का मतलब ये नहीं कि बहुत घमंडी है, उसको पता भी नहीं है घमंड क्या होता है इस एज में, क्योंकि 2 से 7 वर्ष की अवस्था है। बट हाँ, वो सेल्फ सेंटर्ड है एक तरह से। उसको ये लगता है कि एवरीवन फील्स द सेम और इन द सेम वे एज ही और शी फील्स, यानी जैसा उसको महसूस होता है किसी चीज के बारे में वैसा ही सब महसूस करते हैं। तो उसके लिए उसकी दुनिया में उससे इंपॉर्टेंट कुछ और नहीं है। अगर पिताजी को इस्तीफा देना पड़ गया आज ऑफिस में, कुछ बात हो गई और वो बहुत सीरियस मूड में घर आए हैं, फिर भी वो कहेगा पापा या मम्मी मैंने ये पेंटिंग बनाई है, देखो ना कितनी बढ़िया है। अब उनका मूड अलग ही है, माता जी का मूड अलग ही है, कुछ और ही हुआ है उनके जीवन में, लेकिन ये कह रहा है पहले इस पे ध्यान दो, बाद में पीना पानी, सांस भी बाद में लेना, पहले मेरी पेंटिंग देखो कितनी अच्छी पेंटिंग है। अगर नहीं पसंद आई तो रोने लग जाएगा या गुस्सा करेगा, ऐसा भी हो सकता है। या फिर कोई फेवरेट कार्टून है, मान लीजिए डोरेमोन है, तो उसको लग रहा है ये मेरे भाई का भी फेवरेट होना चाहिए, ये चॉकलेट इसकी भी फेवरेट होनी चाहिए। अगर वो कोई शो देखता है, कोई एक आजकल तो ये भी चलने लगा है यूट्यूब पे, मान लीजिए कोई व्लॉगर है, बच्चे बहुत देखते हैं, और आप कह दीजिए कि ये तो मुझे नहीं पसंद है, ऐसे कैसे नहीं पसंद, उससे बढ़िया तो दुनिया में इंसान नहीं है कोई, है ना। तो ये क्या हुआ, ईगो सेंट्रिज्म है कि उसको लग रहा है कि मेरे थॉट के अलावा दूसरा थॉट एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये हो सकता है आपको पसंद है, मुझे नहीं है, लेकिन वो अभी अहम केंद्रित, कुछ लोग जमाने भर रह जाते हैं ये अहम केंद्रिता उनमें, तो ईगो सेंट्रिक यानी अहम केंद्रित है, ठीक है। अब ये ईगो सेंट्रिक स्पीच की भी उन्होंने बात की है, उस पर हम वाइगॉस्की पढ़ते समय आएंगे। इसी उम्र में ईगो सेंट्रिक स्पीच, अहम केंद्रित वाक होता है जब बच्चा खुद से ही बातें करता है, बोल बोल करके। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जहां से क्वेश्चन भर भर के आए हुए हैं ऑनलाइन एग्जाम में, सिंबॉलिक थॉट, यानी ये सिंबॉलिक थॉट की अवस्था है कि बच्चा सिंबल्स के थ्रू, चिन्हों के थ्रू सीख जाएगा उसके दिमाग में, यानी लैंग्वेज का ज्ञान। जैसे पेन को, यानी सिंबल्स के थ्रू दुनिया की रिप्रेजेंटेशन उसके दिमाग में डेवलप होने लग जाएगी। ये पेन है, ये मैं हालांकि रॉकेट बना देती हूँ पेन के नाम पे हमेशा,
बट आप मान लीजिएगा कि एक पेन है, तो उसको पता है कि PN पेन जो है वो रिप्रेजेंट करता है इस पेन को। उसके दिमाग में सिंबॉलिक स्टेज है, सिंबॉलिक थॉट है कि अब वो सिंबल से समझ जाता है कि पेन मतलब ये चीज उसके दिमाग में एकदम से सिंबल के रूप में आ जाएगी। ठीक है, पानी यानी कुछ तो उसके दिमाग में एक इमेज बनेगी। तो वो लैंग्वेज को कि A फॉर एप्पल होता है तो ये क्या हुआ, सिंबल हो गया। तो सिंबॉलिक स्टेज है 2 से 7 वर्ष की अवस्था। ठीक है बात, चिन्हों के माध्यम से वो सीखने लगेगा। कुछ हद तक फिर जब ये चीज और डेवलप होगी तो मान लीजिए आपको पता है एक रेड लाइट पर यू टर्न लेना मना है और व्हाटएवर, तो ये भी एक सिंबल्स का ही रिप्रेजेंटेशन है। ठीक, A फॉर एप्पल होता है, दिमाग में एप्पल बनेगा, क्या है, सिंबल, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, सिंबॉलिक थॉट आ गया और वो लैंग्वेज को या सिंबल्स को समझने लगता है। लैक ऑफ कंजर्वेशन होता है, यानी संरक्षण की कमी होती है कि बच्चों को लगता है कि ये जो बीकर A है इसमें पानी ज्यादा है क्योंकि इसकी हाइट ज्यादा है। वो ये नहीं समझ पाता कि B की चौड़ाई ज्यादा है, दिखने में हो सकता है कि पानी A में ज्यादा हो लेकिन दोनों में बराबर हो सकता है। तो ये लैक ऑफ कंजर्वेशन है, संरक्षण की कमी है कि शेप और साइज के चेंज होने पे, जैसे ये क्या है भाई, शेप ही तो अलग है, इसकी शेप और साइज अलग है, शेप और साइज अलग है, इसका शेप और साइज अलग है, लेकिन क्वांटिटी या वॉल्यूम सेम हो सकती है। तो वो ये नहीं समझ सकता कि शेप और साइज चेंज होने पे भी वॉल्यूम सेम हो सकता है, अमाउंट सेम हो सकती है, ये वो नहीं समझ पाता। सेंट्रेशन यानी ये एक चीज है, लिमिटेशन है ये अपने आप में, ये गुण नहीं है इस स्टेज का। सेंट्रेशन यानी एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट भी कह दिया जाता है पेपर में इसको, कि बच्चा एक जगह पे ध्यान लगा करके देख पा रहा है। ध्यान लगाने का मतलब ये नहीं बहुत अच्छा कॉन्सेंट्रेशन है, इसका मतलब है बच्चा केंद्रित है किसी एक पक्ष पे। जैसे आजकल हमें मोच आई हुई है तो हमारे पास यही एग्जांपल्स हैं। जैसे बच्चे को अगर आप ये दिखाएं तो उसका ज्यादा चांसेस है कि उसका ध्यान इसके रंग पे जाएगा बजाय कि इसकी शेप पे जाने के या इसकी यूजेस पे जाने के या ये क्या इसमें कितना क्वांटिटी है इस सब पे जाने के। वो किसी एक चीज पे फोकस करेगा, यानी सेंटर्ड होगा, है ना। तो केंद्रीकरण यानी केंद्रित हुआ किसी एक पक्ष पे ही इसके। वो ये नहीं सोचेगा कि इसमें अमाउंट कितना है, इसकी शेप क्या है, इसका साइज क्या है ना। तो ये है आपका सेंट्रेशन का गुण। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक जी, कहां जाऊं, जाने का कोई ऑप्शन नहीं, आते लोग यहाँ अपनी मर्जी से, जाते हमारी मर्जी से। तो ये थी कहानी आपकी सिंबॉलिक स्टेज की। ठीक, आते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज पे, बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, सिंबॉलिक स्टेज में भी ये जो आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज है इसमें 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, मैं एक बार टिक करा देती हूँ, आप देख लीजिएगा इसको। सेंट्रेशन यानी ये लिमिटेशन है, प्रॉब्लम है। सिंबॉलिक थॉट एक अच्छी बात है यहाँ पे, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है कि सिंबल्स के थ्रू सीखना शुरू कर देगा। लैक ऑफ कंजर्वेशन भी प्रॉब्लम है, ये जिस पे भी क्रॉस लगा रही हूँ उसका मतलब ये इसकी लिमिटेशंस है। ईगोसेंट्रिक है, ये भी एक लिमिटेशन है। एनिमिज्म भी एक लिमिटेशन है। लैक ऑफ रिवर्सिबिलिटी भी क्या है, लिमिटेशन है। लॉजिक की कमी भी लिमिटेशन है। लेकिन गुण क्या है, एक ही चीज है, सिंबॉलिक थॉट। ठीक है, यानी सिंबल्स के माध्यम से सीख लेता है। देखते हैं, समझते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी 7 से 11 वर्ष, फटाफट से समझेंगे इसको। यह है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी ऑपरेशन का मतलब है कि लॉजिक, अब इसमें लॉजिक आ गया। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी कॉन्क्रीट चीजों के प्रति लॉजिक। तो लॉजिक यहां पहली बार अगर पूछा जाए लॉजिक कहां आता है, तर्क कहां आता है, यहीं पर आएगा। लेकिन कैसा तर्क है, इंडक्टिव थॉट है ना, आगमनात्मक चिंतन है, जिसमें आप उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, एग्जाम्पल टू रूल जाते हैं। एग्जाम्पल टू क्या जाते हैं, रूल जाते हैं। ठीक है, आपको बताया गया कि कोई एक पेड़ है, उसके बारे में बताया गया, अच्छा ये हरे रंग की होती है इसकी पत्ती। फिर आपको और 4 पत्तियां दिखाई गई और फिर कहा गया सारे पेड़ हरे रंग के होते हैं। क्या हुआ, उदाहरण से संज्ञा के 4 उदाहरण दिए गए, बाद में परिभाषा बताई गई। ये क्या हुआ, इंडक्टिव रीजनिंग। तो यहाँ पे लॉजिक तो आ जाएगा, लेकिन कॉन्क्रीट चीजों के प्रति यानी मूर्त चीजें। मूर्त क्या है, जिसको आप टच और फील कर पाए, जिसको आप देख पाए। जैसे ये बॉटल मूर्त हो सकती है, ये पेन मूर्त है, मैं भी आपके लिए मूर्त हो सकती हूँ, जिसको आप देख पा रहे हैं, टच कर पाएंगे, फील कर पाएंगे। ठीक है, ये सब क्या हुआ, ये सब मूर्त चीजें हैं। ठीक, लेकिन अगर आपको कहा जाए कि लव, ऑनेस्टी, वैल्यूज, इनको टच फील करोगे, ये डायरेक्ट सामने नहीं है बट इनको इमेजिन किया जा सकता है। तो वो चीजें जिनको टच और फील किया जा सकता है, डायरेक्टली छुआ जा सकता है, देखा जा सकता है, वो कॉन्क्रीट है। और ये दोनों वर्ड याद रखिएगा, कॉन्क्रीट यानी मूर्त चीजें जिनको आप डायरेक्टली सामने देख सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट है, जिनके बारे में सोचा जा सकता है या हद से हद फील कर सकते हो। एब्स्ट्रैक्ट यानी अमूर्त, जो चीजें सामने नहीं भी है। मान लीजिए, जैसे बोला जाता है ना कि मान लिया कोई चीज आपको नहीं पता, जैसे आईक्यू का आपको नहीं पता कि आईक्यू क्या है, बट आपके पास मेंटल एज दी हुई है 12 साल, क्रोनोलॉजिकल एज दी हुई है 10 साल,
गुणा कर लिया आपने 100 से और यहां पे आपने मान लिया कि IQ x है, या अगर मान लेते हैं IQ दिया हुआ था पहले से और मेंटल एज को आपने x मान लिया, तो ये एब्स्ट्रैक्ट चीज है, ये बहुत 2 साल के बच्चे को नहीं सिखा सकते आप, क्योंकि ये मूर्त चिंतन नहीं है, ये अमूर्त चिंतन है। इसमें आप हल्का सा एब्स्ट्रैक्ट थॉट लगाएंगे, हालांकि इसमें भी अमूर्तता हम कम दिखा रहे हैं, मूर्तता ही ज्यादा है x मानने में भी। एब्स्ट्रैक्ट क्या हो सकता है, कोई आप फिजिक्स का कोई चीज पे सोच रहे हैं, कोई ऐसे मुद्दे पे सोच रहे हैं जिसपे अभी तक कोई पहले से कंक्लूजन नहीं है। तो अमूर्त जो कल्पना में है या जिनको आप डायरेक्टली सामने नहीं देखते, जिनके लिए हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना करनी पड़ेगी। परिकल्पना, इमेजिनेशन और हाइपोथेसिस में अंतर है। इमेजिनेशन क्या होती है, सिंपली आप कुछ भी ख्वाब पका लीजिए अपने, और हाइपोथेसिस क्या है, परिकल्पना जिसका कुछ लॉजिक होगा, कुछ आधार होगा जिसका। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी मूर्त चीजों के प्रति लॉजिक सबसे पहले आएगा, इंडक्टिव रीजनिंग आएगी सबसे पहले, आगमनात्मक तर्क। कॉन्क्रीट यानी मूर्त चीजों के प्रति लॉजिक। वस्तुओं का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन, 3 चीजें आ जाती हैं, इसकी एक ट्रिक भी है, CCS से याद रखना है, CCS चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी नहीं। C फॉर कंजर्वेशन यानी संरक्षण की क्षमता आ जाती है बच्चे में, यानी अब आप उसको छोटे बर्तन में पानी दे दो, बड़े में दे दो, उसको पता है कि यार कोई दिक्कत नहीं। अभी एक क्वेश्चन आया था कि एक बच्ची है, एक बड़ी सी चॉकलेट है, उसमें से उसकी बहन को कुछ पीसेस दिए गए हैं और कुछ उसको, दोनों बराबर है। लेकिन ऐसा होता है ना कई बार कि जब आप छोटे होते हैं तो आपको चिल्लर से बहुत प्यार होता है। आप अक्षरधाम जाते थे पहले, अभी भी पता नहीं वहां पे मशीन है कि नहीं, 10 रुपए का नोट डाल करके एक एक के सिक्के आ जाएंगे। अब वो 10 सिक्के ज्यादा अच्छे लगते हैं एक नोट से। आज अभी कोशिश तो ये रहती है मेरे पास भी, जैसे चिल्लर इकट्ठे हो जाए तो मैं कोशिश करती हूँ उससे नोट मिल जाए, कौन वजन लेके घूमेगा, फर्क तो पड़ नहीं रहा कुछ। तो ये क्या हुआ, संरक्षण की जब तक कमी होगी तो हमें लगता है शेप और साइज के बदलाव से कुछ फर्क पड़ रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता। वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे बर्तन में पानी ऐसा साइज हो चाहे ऐसा साइज हो, अमाउंट सेम रहती है। यदि पानी 200 ml है तो वो 200 ml रहेगा, यानी शेप और साइज के चेंज होने से क्वांटिटी चेंज नहीं होती। यही समझ या वॉल्यूम चेंज नहीं होता, यही समझ कंजर्वेशन है, संरक्षण है, कि बच्चों को अब समझ आ गया है कि वॉल्यूम सेम रहेगी, शेप और साइज बेशक आप चेंज कर लो। ठीक, वस्तुओं का संरक्षण यानी अचीव्स कंजर्वेशन, या फिर हम कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ थिंग्स, चीजें इकट्ठा भी करता है इसी स्टेज में। रिवर्सिबिलिटी की अगर हम बात कर रहे हैं, यानी अब उसको पता है कि बर्फ को पानी बनाया जा सकता है, पानी को बर्फ बनाया जा सकता है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अब वो पलटावी का गुण उसके अंदर आ गया है। चीजों को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना, यानी बढ़ते और घटते क्रम में लगाना। कई बच्चे प्री ऑपरेशनल स्टेज में भी ऐसा कर पाते हैं कि असेंडिंग डिसेंडिंग में लगा पाते हैं। इस बात पर पियाजे का क्रिटिसिज्म भी है, इस बार भी पेपर में पूछा हुआ है कि उन्होंने प्री ऑपरेशनल स्टेज के बच्चों की जो क्षमताएं हैं उनको कम आंका है ना। जबकि ऐसा बहुत बार होता है कि यदि एक डिपेंड करेगा ना किस सोशियो कल्चरल एनवायरमेंट से बच्चा आ रहा है। अगर कोई बच्चा है जिसके घर में दुकान है तो उसके लिए तो गणित बहुत इजी है, उसको पता है कि वो फटाफट से हिसाब लगा जाएगा। ये घटते बढ़ते क्रम को समझना उसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। मतलब एक्सपीरियंसेस भी तो मैटर करेंगे कि वो किस सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में रह रहा है, जबकि इस चीज को पियाजे ने लगभग इग्नोर किया है। ऑफलाइन के लिए क्या रजिस्टर करना पड़ेगा, या आप एड्रेस प्रोवाइड करोगे, डायरेक्टली आना है जर्मन, बस इतना ध्यान रखना है कि टाइम से आ जाना है, क्योंकि वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला सीन है। वैसे सीट्स हमारे पास होती हैं काफी, लेकिन फिर भी अगर भर जाती हैं सीट्स तो फिर उसमें हम कैसे ही क्या ही कर पाएंगे, तो वो थोड़ा सा जल्दी आप अगर आ पाए तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है प्रतिभा, चलिए कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना, फ्री क्लासेस हैं, आप सभी आमंत्रित हैं। देश भर से संडे को मिलेंगे, जो भी आपके मन में डाउट हो दुनिया के वो लेके आइएगा, पेपर से रिलेटेड और जीवन से भी। डिसेंट्रेशन यानी विकेंद्रीकरण, सोचा तो था कि ज्यादा दिन भी लगा दें क्लास, बट अभी ये केवीएस के अनाउंस होने के वजह से भी मेरे खुद के भी एग्जाम्स हैं और बहुत ज्यादा हेक्टिक चल रहा है इतने टाइम से, तो और ऊपर से ये इतना डिटेल में अभी ऑनलाइन में सारा कुछ करा चुकी हूँ, तो जहां पे भी आपको दिक्कत होगी वो वहां बिल्कुल सॉल्व की जाएगी, या जो बहुत ही की पॉइंट्स होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। 4-5-6 घंटे जितने लगेंगे कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा कल ये सीडीपी की मैराथन आपकी कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम बाकी सब्जेक्ट्स को थोड़ा सा रुक के ऑफलाइन क्लास हो जाए और पेपर के टाइम पे फिर हम बाकी सब्जेक्ट निपटा देंगे। नोट्स आपको उससे पहले ही दोनों सब्जेक्ट के ईवीएस और मैथ्स पेडागोजी के मिल जाएंगे। देखिएगा कंजर्वेशन अचीव हो जाएगा, सीसीएस क्लासिफिकेशन यानी चीजों को
उनकी शेप या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी विशेषताओं के आधार पर लगाना। जैसे ट्राइंगल है तो एक साथ रखेंगे, अगर स्क्वायर शेप है तो एक साथ रखेंगे, एक साथ कैटेगराइज करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, सर्कल है तो एक साथ रखे जाएंगे। यानी कैटेगरीज में विभाजित कर पाना, वर्गीकरण कर पाना चीजों की, उनका कलर, शेप, साइज, यानी उनकी विशेषताओं के आधार पे। कि भाई मान लीजिए आपको पता है कि ये दो पेन एक जैसे दिखते हैं तो इनको एक साथ रखेंगे, दो सेम कलर के पेन को, इनको एक साथ वर्गीकृत कर दिया, तो ये क्या है, क्लासिफिकेशन आ गया बच्चे को कि जो भी सिमिलैरिटीज हैं, अंतर है, उनके आधार पे वो क्लासिफाई कर पाए। ठीक है, डिसेंडर कोई दिक्कत नहीं है, केवीएस की भी कर रहे हो, लगता है डाउट आउट है, सीटेटी सिलेबस में आ सकते हो। आप क्या स्टडी कर रहे हो? अरे यार मैं मजाक कर रही हूँ मतलब मुझे मास्टर्स के एग्जाम देने हैं, वो बस पूछो मत क्या ही है, मुझे नहीं पता, हो सकता है ना भी दूं अगर बहुत ज्यादा हेक्टिक रहा तो, क्योंकि वो प्रायोरिटी तो भी नहीं है। क्लासिफिकेशन यानी आपका वर्गीकरण, बट आगे पीएचडी करने का मन कर गया तो फिर मास्टर जरूरी है। देखिए वर्गीकरण, ठीक, सीरिएशन यानी क्रम में लगाना, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, असेंडिंग डिसेंडिंग, आरोही अवरोही क्रम में। ठीक, तो ये तीनों गुण इसी स्टेज में आ जाएंगे, याद रखेंगे सीसीएस से। डिसेंट्रेशन भी आ जाता है, कंजर्वेशन आ ही जाता है, ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं। संरक्षण, आपका ये संगठीकरण, या आप जो भी कहना चाहें इसको, क्लासिफिकेशन को वर्गीकरण, सीरिएशन को क्रम में लगाना हम कह सकते हैं। ठीक है, 7 से 11 की स्टेज थी, ये लास्ट स्टेज है, इसके बाद जाइएगा। मैडम सो रही हो तुम? भाई साहब कमाल के लोग हैं, खतरनाक लोग हैं, एकदम खतरनाक लोग हैं। चलिए बहुत ही बढ़िया, कुछ लोग यहाँ सो गए हैं चादर वादर तान के। ऑफलाइन क्लास को लाइव कर दीजिए, कोशिश करेंगे आरती, क्योंकि उसमें क्या होता है फिर वो लाइव वालों को समझ नहीं आता कि वहां चल क्या रहा है, वहां अलग ही कहानी चल रही होती है, तो आपको पीछे से कई बार आवाज नहीं आएगी, कुछ और होगा, देखेंगे। उदय सर लेंगे एक डाउट सेशन ले लेंगे उससे पहले, मतलब मेरी क्लास जो है वो 1 से 4, 5, 6 जब तक भी चलेगी, और उदय सर 11 से 1 तक आपके साथ होंगे, तो उस दौरान आप जो चाहें उनसे पूछ सकते हैं। देखिएगा फॉर्मल ऑपरेशनल की अगर हम बात करें, और बाकी आपकी ऐप पर हो जाएंगी जो बाकी सब्जेक्ट की मास्टर क्लासेस हैं। फॉर्मल ऑपरेशनल 11 से 15 वर्ष हाईएस्ट स्टेज है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त चिंतन, जब भी कॉन्क्रीट से ऊपर की बात आए तो जहां पे भी एब्स्ट्रैक्ट वर्ड लिखा है समझ जाइएगा 11 साल से पहले कोई एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं आती। अमूर्त चिंतन, जो चीजें हैं भी नहीं सामने उन पे सोचना, है ना। पापा क्यों परेशान है वो आप मूड से समझ पा रहे हैं, आप चीजें आसपास चल क्या रहा है आप सोच पा रहे हैं, जो चीजें सामने नहीं भी है, कोई नहीं भी कह रहा तब भी कुछ चीजें समझ में आ रही हैं। लॉजिक किसके बारे में? अमूर्त चीजों के बारे में। तभी आप मैथ्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट, साइकोलॉजी, सब में थोड़ी बहुत अमूर्तता की जरूरत होती है, फिलॉसफी, ठीक। तो कॉन्सेप्ट्स को समझना जो अमूर्त हैं, जो सामने नहीं भी हैं। दूसरी एक चीज है हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, ये इंपॉर्टेंट है। देखो डिडक्टिव रीजनिंग यानी निगमनात्मक तर्क के रूल से, मान लीजिए आपको कोई रूल दे दिया, उसके हिसाब से उस फॉर्मूला के बेसिस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो रूल टू एग्जाम्पल जाना निगमनात्मक तर्क है। रूल टू एग्जाम्पल जाना क्या है? निगमनात्मक तर्क है, ठीक है। डिडक्टिव रीजनिंग यानी इसी स्टेज में आ जाती है। हाइपोथेटिको का मतलब सिंपल है, ये बहुत कम लोगों में डेवलप हो पाती है। हाइपोथेटिको यानी परिकल्पनात्मक, यानी कुछ डेटा आपके पास है, उसके आधार पे परिकल्पना करके आप सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है आंख बंद करके कुछ भी कल्पना कर ले रहे हैं, मैं हवाओं में उड़ रही हूं, है ना, ऐसा नहीं है। कुछ तो डेटा होगा, हवा में उड़ रहे हो तो भाई एक स्पेस एक्स बनाना है, कुछ करना है, तो उसके आधार पर कुछ तो डेटा, कुछ तो लॉजिक कहीं तो होगा। तो परिकल्पना जो किसी चीज के आधार पे हो, जैसे मान लीजिए कोई इकोनॉमिस्ट है तो मंदी आने वाली है, ये वो हाइपोथेसिस करके डिडक्टिव लॉजिक लगा करके बता पाएंगे। ऐसा नहीं है सपने में बता देंगे। अगर कोई मार्स पे हम मिशन भेज रहे हैं तो उसमें हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भरपूर लगी होगी। तो ये हाईएस्ट लेवल एक तरह से तर्क का अगर हम देखें कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर पाएगा बच्चा लास्ट स्टेज में फॉर्मल ऑपरेशनल में। अगर सिर्फ पूछा हो लॉजिक कब आता है, आप कहेंगे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। कॉन्क्रीट चीजों के बारे में लॉजिक कब आता है, आप कहेंगे 7 से 11 कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। जैसे ही एब्स्ट्रैक्ट चीजों के बारे में लॉजिक पूछा हो, आप समझ जाएंगे बात फॉर्मल ऑपरेशनल की हो रही है। वर्ड एब्स्ट्रैक्ट यूज ही इसी स्टेज के लिए होता है, ठीक है। और वो जो कलेक्टिव मोनोलॉग था वो आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज में आएगा, याद रखिएगा उसको, 3 से 6 के आसपास।